जो टीन एज के होते हैं उनको अचानक से टेस्टिस में नीचे वाले पोर्शन में उनको तकलीफ होती है। हिस्ट्री आ गई है, किसी ने टांग मारी है या खेल कूद में कोई बॉल लग गई है, तो यकीनन ये बच्चे सीवियर पेन के साथ लैंड करते हैं या परसों चले जाएंगे। छोटी मोटी को पेन किलर आजकल माएं अवेयर है वो दे देते हैं। अगर आपके पास इवन एविडेंस नहीं भी है अच्छा तब भी आपने फौरी तौर पे सर्जरी करनी है। किसी टिश्यू में लपेट के लेबोरेटरी में जा रहे होते हैं, जी ये मेरा किडनी स्टोन निकला है तो इसको टेस्ट कर दें। सर एक मेरे मोहल्ले में होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया तो सर ये पेशाब के थ्रू कड़क करके निकला है। जो खुद ब खुद निकलने वाले स्टोन हैं वो उनमें 2-3 फैक्टर्स काउंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ केयर विद इलियास राना में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम जब भी पॉडकास्ट करते हैं हम प्रॉमिस आपसे करते हैं कि जब भी कोई हमारे पास गेस्ट होगा वो डायरेक्ट आवाम की सहूलत के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानियों के लिए। आज जिनको हमने अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडियो में मदऊ किया है बड़ी ख़ास शख्सियत है। आपने जब से इस प्रोफेशन में हैं आपने एक इबादत की तरह इस प्रोफेशन को लिया और लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए ख़ास कर बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है हर उस शख्सियत को बुलाया जाए जो डायरेक्ट अवाम अन्नास की खिदमत करते हैं। तो डॉक्टर अली शानदार दुरानी साहब यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी बहुत कीमती वक्त और बड़े टफ शेड्यूल से टाइम निकाला हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बगैर टाइम था कि ये लोगों का अपना, और एक मेरा सवाल है कि आजकल एक आ रहा है कि टेस्टोस्टेरोन बच्चों में, ये मैं पिछले कुछ 6 महीनों से इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। चूँकि हमारे पास रेडियोलॉजी है तो रेडियोलॉजी में मेरे पास हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन ये पेशेंट आया होता है। क्वेश्चन ये है कि छोटे बच्चे जो टीन एज के होते हैं उनको अचानक से टेस्टिस में नीचे वाले पोर्शन में उनको तकलीफ होती है, स्वेलिंग हो जाती है और माँ बाप को बच्चा कंप्लेन करता है, वो किसी न किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी टाइमिंग होती है कि वो कहते हैं जी चलो सुबह चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे। छोटी मोटी को पेन किलर आजकल माएँ अवेयर हैं वो दे देती हैं। अच्छा, ये इतनी ख़तरनाक सिचुएशन होती है मरीज़ के लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो मैं चाहता हूं कि आप आज मुझे एलेबोरेट करके हमारी आवाम को, नाजरीन को बताइए कि ये कितनी अहम बात है। बच्चों को अगर लोअर पोर्शन में, पेशाब वाली नाली में या पेशाब वाले हिस्से में कहीं तकलीफ होती है तो वो क्यों होती है, क्या होता है और उसकी इमरजेंसी क्या होती है? आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। देखें, जो टेस्टिकुलर पेन यानी कि खस्सियों में जो दर्द होता है छोटे बच्चों में टिल टीन एज, जब भी अचानक दर्द हो, स्पेशली ये एपिसोड यूजुअली रात में होते हैं जब बच्चे बेख्याली में सो रहे होते हैं तो अचानक दर्द की वजह से उनकी आँख खुलती है। ये बात दफ़ा खेलते कूदते या कोई माइनर ट्रामा खेल कूद में अगर तो बच्चे खेल रहे हैं, हल्का सा किसी ने मजाक से बेसिकली आपको ट्रामा की हिस्ट्री आ गई है, किसी ने टांग मारी है या खेल कूद में कोई बॉल लग गई है, तो यकीनन ये बच्चे सीवियर पेन के साथ लैंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हमने बेसिकली इग्नोर नहीं करना। ओके, ठीक है ना। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो पेन टेस्टिस की सबसे पहली कॉज हम जहन में लाते हैं वो टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। ओके। अच्छा, टॉर्शन जो है ना इसको आप इमरजेंसी ही लेबल करते हैं। ओके। टेस्टिकुलर टॉर्शन इज एन इमरजेंसी और विद इन 6 आवर्स अगर आप इसको डील नहीं करेंगे तो आप अपने टेस्टिस को ज़ाय करने पे पहुंच जाएंगे। ओके। तो ऐसी सिचुएशन में फौरी तौर पे आपने बच्चे को इमरजेंसी ले जाना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जो 100% श्योरिटी देता है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन चूंकि डॉपलर यूजुअली बहुत सी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता या सम टाइम अवेलेबल होता है तो रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होता, रात का वक्त होता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है किसी आप पेरिफेरल है लेकिन आपके पास मशीन की मौजूदगी नहीं है। तो एक बड़ा सिंपल और गोल्डन रूल है, आप फौरी तौर पे उसकी सर्जरी करें। फौरी तौर, विदाउट एनी डिले। अगर आपके पास इवन एविडेंस नहीं भी है
अच्छा, तब भी आपने फौरी तौर पे सर्जरी करनी है। डॉक्टर साहब वो कंडीशन क्या होगी जब एक डॉक्टर ये फैसला कर लेता है कि बच्चे को पेन आ गई, जी, उस वक्त टेस्टिस की क्या फिजिकली क्या कंडीशन होगी कि आप फैसला कर लें कि इसका जो है ना सर्जरी कर दें? ये सारा हिस्ट्री पे चल रहा होता है। ओके, ठीक है, हमने सिर्फ इतना मालूम करना होता है कि कैसा पेन है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको टेस्टिस की लोकेशन और लाई थोड़ा सा क्लू दे देती है। सम टाइम स्वेलिंग की वजह से आप उसको ज्यादा फील नहीं कर पाते। तो हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो बड़े बुजुर्गान थे जी, उनको हम बड़ा मानते हैं। उनका एक ही बड़ा अच्छा कॉल था जो कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा था कि यू विल लूज नथिंग। अगर आपने ओपन कर भी दिया यू विल लूज नथिंग। अगर फर्ज करें टॉर्जन नहीं भी है तो यू विल लूज नथिंग। जस्ट आपने ओपन करके देखना, ठीक है तो आप स्टिच लगा दो वापस। सर कितने स्टिच लगते हैं? हाँ, थोड़े बहुत ही 5-6 स्टिचेस लगेंगे आपने। लेकिन अगर वो कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता आपने नहीं खोला और वो वाकई टॉर्जन थी तो इसका मतलब है आपने बच्चे का टेस्टिस ज़ाया कर दिया। ओके, ठीक है। अच्छा सर, जी सर टॉर्जन मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, पेरेंट्स नहीं समझते, एक देसी बंदा नहीं समझता, जिस बच्चे को ये ट्रॉमा आ जाता है वो नहीं समझते। टॉर्जन लफ्ज उर्दू में क्या है? अच्छा, टॉर्जन आप इसको आसान अल्फाज में देखें तो टेस्टिस बेसिकली हैंगिंग यानी कि लटक रही होती है अपने स्ट्रक्चर्स के साथ। बिल्कुल, ठीक है। उसकी खास लाई होती है जिसके अंदर से वेसल सीधी आ रही होती है। ओके, अगर वो उसके अंदर ट्विस्ट कर जाए ओके, तो खून की नालियां उसकी भी ट्विस्ट कर जाएंगी। अच्छा, वो घूम जाए? हाँ, वो घूम जाता है जिसकी वजह से जो खून की नालियां बंद हो जाती है। ओके, उसके खून की रसद खत्म होती है, जो ऊपर से ब्लड फ्लो आ रहा होता है वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से उसके अंदर मतलब डेड टिश्यूज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ओके, और 6 घंटे का एक क्रूशियल टाइम होता है कि अगर हम उसको डी ट्विस्ट कर दें, वापस उसको अपनी जगह पे ले आए और खून का बहाव वापस आ जाए तो वो बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हम लेट करेंगे तो वो अल्टीमेटली डेड हो जाएगा, क्योंकि उसका एक ही सोर्स होता है ब्लड का, वो सामने से आ रहा होता है। कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनके मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, अगर एक बंद भी हो जाए तो दूसरी जगह से ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। ठीक, लेकिन इसका एक ही सोर्स होता है और उसके गिर्द अगर ट्विस्ट कर गया तो समझे अब आप खतरे में हैं। फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रब्ता करना है और इसका इलाज करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सर के नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बच्चों में, टीन एज बच्चों में, छोटे बच्चों में, जिनको ये भी नहीं पता होता कि माँ बाप को बताना किस अंदाज से है। ये कई ऐसे केसेस जो मेरी नजर से गुजर चुके हैं, मैं समझता हूं कि ये आपके नॉलेज में लाना बड़ा जरूरी है। छोटे बच्चे जब उनको पेशाब के इर्द गिर्द कहीं तकलीफ आ जाए, कहीं स्वेलिंग आ जाए, कहीं चोट लग जाए किसी हवाले से, आप नजर रखें अपने बच्चों पे कि कहीं उसको ऐसी तकलीफ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात है जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि आप फौरन उसको इमरजेंसी में ले जाएं, उसका अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर कराएं। अगर कलर डॉपलर की ऐसा कोई वक्त रात का है, सहूलत नहीं है, तो फौरन यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें और करके उसकी सर्जरी करवाएं। सर्जरी नाम सुनते ही डर जाते हैं हम लोग, मगर डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यू विल लूज नथिंग, आप कुछ जाया नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो जाया हो गया तो बच्चे का एक टेस्टिस जाया हो जाएगा। तो सर मैंने बिल्कुल ठीक फरमाया? बिल्कुल। तो अच्छा सर, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप फरमा रहे हैं कि हम बच्चों की सेहत पे बड़ा ख्याल रखें, जैसे कि हम उसकी सेहत, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, इस तरह से इसका भी बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, उसके बाद एक और कि जब ये कुछ वक्त के बाद, जैसे आपने कहा कि आप लूज कर लेंगे और वो जाया हो जाएगा, तो वो फिर अब उसकी जो कॉस्मेटिक है बच्चे की, दोनों चूंकि अलग अलग कंपार्ट में पड़े होते हैं, एक अगर आप जाया हो जाता है तो फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसकी जगह क्या रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, एक दो चीजें मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन मजीद कर दूं। जी। देखिए, जब भी टॉर्शन की सर्जरी होती है जी, अगर तो हमें लगता है कि टेस्टिस वायबल है यानी जिंदा है, तो हम उसको सीधा करने के बाद उसको फिक्स कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और साथ में एहतियातन अपोजिट साइड को भी फिक्स करते हैं, दोनों को। हाँ, ओके। क्योंकि जब भी एक साइड की टॉर्शन होती है तो खतरा होता है कि दूसरी साइड का भी जिंदगी में कहीं होना चाहिए। अगर तो वो हो गया तो फिर तो आप दोनों टेस्टिस लूज कर जाएंगे और इनफर्टाइल हो जाएंगे। रादर आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, दाढ़ी, मूछें, आपकी आवाज का भारीपन, वो सारा टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से ही आ रहा होता है। बिल्कुल। ये आपको मेल को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो दे रहा है, बिल्कुल ठीक। तो अल्टीमेटली वो आपका जाया हो जाएगा। तो पहले नंबर पे तो जैसे ही आएगा तो हमने अपोजिट साइड को भी सिक्योर करना है। ओके।
अगर तो फर्ज करें वो ज़ाया हो जाता है, तो पहली बात तो अपोजिट साइड को निकालने के बाद कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं होती। ओके। जो भी आप करते हैं वो कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से होती है। ठीक है, से अगर बहुत छोटा बच्चा है आपने उस वक्त तो उसको कुछ नहीं करना, जस्ट आपने रिमूव करना है, अपोजिट साइड को फिक्स करना है एंड उसके बाद आपने उसको छुट्टी। तो सर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी तो आता है। बहुत छोटा बच्चा है तो वो तो अभी साइकोलॉजिकली उसको ना पता है ना कुछ। टीनेज की बात कर रहा हूँ। जब बड़ा होगा टीनेज में भी कुछ नहीं होता। ओके। ये जो हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ये हम यूजुअली जब उस एज में जाते हैं जब हमारी शादी की उम्र आना शुरू होती है या हमारे वालिदैन हमारे लिए कंसर्न्ड होते हैं कि अब हम बच्चों का रिश्ता करें, तब यूजुअली बच्चे या लड़के इस परेशानी के साथ आते हैं कि सर हमारा बचपन में कोई एक ऑपरेशन हुआ था और हमारा टेस्टिस लूज हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उस सूरत में हम प्रोस्थेसिस रख देते हैं। ओके। प्रोस्थेसिस जो कि रबड़ की एक बॉल स्टाइल में ही होती है और उसकी फीलिंग सेम वैसी होती है जैसे आपकी टेस्टिस होती है। ठीक। तो उससे ये होता है कि एटलीस्ट उसको फीलिंग ये रहती है कि मेरे दोनों मौजूद हैं टेस्टिस, और एक साइकोलॉजिकली वो सेटिस्फाइड फील करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जब आप ये आर्टिफिशियल एक वो बॉल रख देते हैं तो क्या उसकी कोई अपनी कोई जैसे लाइक उसके साथ कोई इन्फेक्शन किसी किस्म की कोई नहीं, ये स्टरलाइज्ड चीजें होती हैं, स्टरलाइज्ड मटेरियल से बना होता है, पैकिंग में ही आता है, और जब हम उसको इम्प्लांट को डाल रहे होते हैं यानी कि उस बॉल जिसको आम ज़बान में हम कहेंगे, तो हम पूरे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके प्रॉपर वे में उसको पेंटिंग ड्रेपिंग करके स्टरलाइजेशन मेजर्स को सारा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम चल रहा है एक यूरोलॉजिस्ट के साथ, किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट के साथ। अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, हम डॉक्टर साहब को दोबारा रिक्वेस्ट करके एक और पॉडकास्ट करेंगे। तो आपके सवालात बहुत सारे हैं जिनमें मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपके सवाल डॉक्टर साहब एलैबोरेट करके आपको जवाब दें। डॉक्टर साहब, एक आजकल नौजवानों में किडनी स्टोन का बहुत सारा चल रहा है। हमारे पास बड़े पेशेंट आते हैं। रात एक पेशेंट आया, ये 2 सवाल है एक ही गो में। एक तो नौजवानों में किडनी ट्रांसप्लांट किडनी स्टोन की बात सर हो रही है, और सेकंड सर उनको अवेयर नहीं होते या शायद डॉक्टर साहब नहीं बताते, वो किसी टिश्यू में लपेट के लेबोरेटरी में जा रहे होते हैं, जी ये मेरा किडनी स्टोन निकला है तो इसको टेस्ट कर दें। क्या वो टेस्ट के लायक भी होता है उस वक्त? क्या उसको किया जा सकता है? और ये रीजन भी बताइए क्यों। अच्छा, स्टोन जो है ना एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है। किडनी स्टोन्स जो है ना बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, और बहुत से लोग जो फ़ोन करके पूछते हैं डॉक्टर साहब वजह बता दें या सामने बैठते हैं तो हम कहते हैं यार हमें खाली इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते 3 दिन लग जाते हैं, तो एक ही गो में आपको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो कुछ जनरल चीज़ें मैं आपको बता दूं। स्टोन जो है ना वो पाकिस्तान में रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है, और कुछ स्टोन बेल्ट्स हैं जैसे कि हमारे जनूबी पंजाब के एरिया हैं, और जो आपके पहाड़ी इलाका जात जो कि क्वेटा और इस साइड को टच करते हैं, हिल स्टेशन, हाँ को सलेमान इलाका, कुछ पहाड़ी इलाके, ओके, हिल स्टेशन सारे नहीं। अच्छा, ओके, उनमें ये ज्यादा कॉमन है। ओके, वैसे ओवरऑल पाकिस्तान में ये बाकी मुल्कों की निस्बत ज्यादा पाई जाती है स्टोन डिजीज। ओके। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें वजह है वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री। आप पूछते हैं यूजुअली अगर पेरेंट्स में से या पेरेंट्स के खानदान में से यानी कि अम्मी अब्बू की तरफ से मामू या चाचू को या दादा को या किसी को स्टोन डिजीज रही है तो सर ये तो चांस होता है फैमिली की वजह से ये भी कुछ जीन्स ट्रांस जेनेटिक्स में भी आता है, जेनेटिक्स में भी आ सकता है। मतलब वी कैन नॉट से सॉलिडली कि जीन्स में होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ओके, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन जिनके अंदर जेनेटिक्स में होता है उनमें चांसेस आम पॉपुलेशन की निस्बत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे आप काम किस तरह के इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, कि आपने अपनी हाइड्रेशन स्टेटस कैसा रखा है, फूड की क्वालिटी कैसी है, आपका वर्किंग स्टेटस कैसा है। जैसे सेडेंटरी लाइफ वाले लोग हैं जो ज़्यादातर एसी में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, वॉक नहीं करेंगे और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो अल्टीमेटली उनमें भी स्टोन बनने के चांसेस एक मजदूर की निस्बत ज़्यादा होंगे। हालांकि वो बाहर गर्मी में पसीने में काम कर रहा होगा, लेकिन चूँकि उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल है तो वो लेस प्रोन टू स्टोन होगा बनिस्बत वो लोग जो घर में बैठते हैं। अब चलते हैं कि स्टोन के लोग प्रेजेंटेशन कैसे होती है, स्टेप वाइज हम इसको कवर करते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपके लोग आते हैं वो दाएं या बाएं साइड में गुर्दे में
जिसको हम फ्लैंक पेन कहते जी। हैं, गुर्दे में तकलीफ के साथ आते जी। हैं। ऐसी सिचुएशन में जब वो आते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको पहले कभी ऐसा दर्द रहा है, या फैमिली में कोई स्टोन रहा है, या कोई आपने टेस्ट कराया हुआ है, या कोई भी चीज़ जिससे आपने क्लू मिले कि पेशेंट को स्टोन का दर्द है। क्योंकि बाज़ दफ़ा दाएं या बाएं साइड पे दर्द पट्टों के खिंचाव की वजह से भी हो सकता है, और आज़ा भी हमारे मौजूद हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन से भी पॉसिबल है। जब हम उसको एक ख़ास नतीजे पे पहुँचते हैं, फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड में अगर स्टोन नज़र आए तो सीटी स्कैन भी करवा लेते हैं कंफर्म करने के लिए। ओके, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद हम फिर उसके इलाज की तरफ प्लान करते हैं। बिल्कुल ठीक। इलाज वेरिएट करता है स्टोन के साइज पे, स्टोन की लोकेशन पे, और सीटी स्कैन पे उसकी थिकनेस पे। आप बात कर रहे हैं स्टोन को निकालने के लिए। ओके, ट्रीटमेंट। ओके। जो आपने सवाल पूछा ना, कुछ लोगों को हाँ। हाथ में पकड़ के ले आते हैं, बेसिकली कुछ लोगों का स्टोन ऑटो एक्सपल्स भी हो जाता है, ओके, खुद ब खुद निकल जाता है, लेकिन वो उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो साइज होता है। ओके से अगर मरीज का सर कितने mm तक ऑटोमेटिकली पेशाब के थ्रू निकल जाता है? 5-6 mm तक, 7 mm तक? जो खुद ब खुद निकलने वाले स्टोन हैं वो उनमें 2-3 फैक्टर्स काउंट करते हैं। एक तो गुर्दे में वो कहाँ लोकेट कर रहा है। ओके, अगर तो गुर्दे के अपर पोल में या मिडिल पोल में लाई करेगा, या पेल्विस में पड़ा होगा, और साइज उसका 6-7 mm तक होगा, तो चांस है कि वो निकल जाए। पानी अच्छा इस्तेमाल करें, साथ में एक आध कोई मेडिकेशंस देते हैं जिससे यूरेटर थोड़ा सा डायलेट हो जाता है गुर्दे की नाली, और वो पास आउट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो स्टोन 1-1.5 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो खुदा के वास्ते मैं आपको इस चैनल के थ्रू कहूँगा कि हकीमों और होम्योपैथिक की बातों में मत आए। बिल्कुल एग्जैक्ट बात बताई। मेरे पास रात एक जो साहब आए, उन्होंने कहा सर टिश्यू में लपेटा हुआ मुझे ला के दिया। मैंने कहा पता नहीं, अच्छा मैं उसको कहते सर खोल लें। मैंने खोला तो उसके अंदर 7 mm का एक स्टोन था। अब सुनिएगा, मैंने कहा सर ये कैसे, कहाँ से, क्यों? कहता सर ना पूछें, मैं आपको आज इतनी भले की बात बताने लगा हूँ, आप लोगों के साथ भला करिएगा। मैं कहा जी कैसे? सर एक मेरे मोहल्ले में होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, तो सर ये पेशाब के थ्रू कड़क करके निकल आया। अच्छा, अब चलो मैं को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं हूँ, मगर इतना तो अवेयर हूँ कि मैं कोई बात हो मैं पढ़ लेता हूँ। मैं माजरत के साथ मैं सबको नहीं कह रहा, हकीम या कोई होम्योपैथिक का ऐसा बंदा, देखिए होम्योपैथिक मैट्रिक के बाद कर लेते हैं। अब मैं एक मैट्रिक और एक MBBS डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसने आधी उम्र से ज्यादा पढ़ा है, सर कैसे आप एक उनको कर सकते हैं? कैसे एक जैसी उनकी तालीम हो सकती है? मैं उनके 100% खिलाफ नहीं जा रहा। हाँ, मैं भी नहीं, मगर मैं बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, नहीं, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो विदाउट सीइंग द अल्ट्रासाउंड कराए बगैर हाँ। ही वो दवाई शुरू कर देते हैं। सर वो तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराते। मैं आप मुझे बताइए, अल्ट्रासाउंड की एक लैंग्वेज होती है। आप यूरोलॉजिस्ट हैं, एक अल्ट्रासाउंड करा के आया किसी ऐसे प्रैक्टिशनर से और एक बाकायदा से रेडियोलॉजिस्ट ने किया, जमीन आसमान का, उनकी लैंग्वेज में फर्क होगा, आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा। तो सर यही अल्ट्रासाउंड अगर अच्छी लैंग्वेज का रेडियोलॉजिस्ट का, मुझे बताइए, पढ़ सकता है कोई? यकीन नहीं पढ़ सकता। तो उसमें प्रॉब्लम यही आती है ना कि हमारे पास बाज़ दफ़ा पेशेंट ऐसे भी लैंड करते हैं जो कि 1-1.5 साल से किसी तकलीफ में या किसी के पास है, और किसी नॉन प्रोफेशनल, समटाइम हकीम, समटाइम होम्यो डॉक्टर हैं, समटाइम माल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं है। तो वो जस्ट उनको दर्द की दवाइयों पे लगाए पड़े, ठीक है जी आपका दर्द ठीक हो जाएगा, देखें इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ये है वो है, सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब हम उनका टेस्ट करवाते हैं तो गुर्दे में जो पथरी है वो गुर्दे के मुंह पे आके फंसी हुई होती है, और गुर्दा नकारा हो चुका होता है। अब जो चीज़ हम ऑपरेशन के जरिए सिर्फ एक स्टोन निकालना था और गुर्दा बच जाना था, अब हमें पूरा गुर्दा निकालना पड़ जाता है। यानी कि उसका एक उस आज़ा या उस जो है ना वो ज़ाय हो गया, उसकी लाइल्मी की वजह से, उसकी लाइल्मी कहें, किसी आम बंदे की लालच कहें, या गलत डायरेक्शन कहें, या उनको सही तरह बताया नहीं गया, बिल्कुल, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो काइंडली आप किसी मुस्तनद, जब भी आपको इशू आए, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई इशू आए किसी किस्म की भी, मैं अपने गुर्दे मसाने की बात नहीं कर रहा, मैदे का मसला है या किसी छाती का मसला है, तो
आप एक दफ़ा ज़रूर अपने जीपी से मिलें, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो फौरी तौर पे उस बीमारी से रिलेटेड स्पेशलिस्ट से मिल लें, बिल्कुल ठीक। ताकि वो आपको एक गाइडलाइन दे दे कि आपने इस तरीके से चलना है, इंशाल्लाह आपको बेहतरी हो। ओके, सेकंड सर मेरा इसी में सवाल था कि जो लोग लेके आ जाते हैं फिजिकली इस तरह की चीजों को लपेट के, क्या वो जो स्पेसिमेन है वो अलाइव रहता है प्रोसेस के लिए? स्टोन का कोई इतना इशू नहीं होता। ओके। आप उसको इंफ्रारेड रेडिएशंस के जरिए लेबोरेटरी में जाके चेक करवा सकते हैं ये किस चीज़ का बना हुआ है। ओके। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी ओल्ड मेथड है, यानी कि हम केमिकल एनालिसिस के जरिए देख रहे होते हैं स्टोन कितना % कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड लेवल के बने। ऐसा ही। लेकिन जो रीसेंट गाइडलाइन है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के जरिए आपने उसकी चेकिंग करनी है कि इसमें कितना पोर्शन क्या है। अभी तो हमारे पास है ही नहीं सर, पाकिस्तान में तो एटलीस्ट नहीं है ये। बस मैं आपको इंटरनेशनल गाइडलाइन, ये तो अब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी पूरे मुल्क में चेन्स हैं, तो उनको चाहिए कि ये चीज इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल, अभी भी हम मुझे पता है हो सकता है उनको महंगा पड़े, बट ग्रेजुअली जब क्लाइंटेज बढ़ती है ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाती है। जब पेशेंट ज्यादा हो जाएंगे कॉस्ट पे भी असर आएगा, ऑटोमेटिकली उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इतना भारी नहीं पड़ेगा उन्हें। तो सर ये तो फिर गवर्नमेंट चूंकि एक आवाम की माँ होती है, तो पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जरूर मंगाए, बड़े हॉस्पिटल्स को चाहिए, बड़े हॉस्पिटल्स को चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, और हमारे जो हमारे प्यारे जो लैब वाले भाई हैं मुल्क में जिनका बड़ा बड़ा नाम है, उनको भी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट किसी वजह से नहीं कर पाई तो वो एज ए इंट्रोडक्टरी ले आए। जब मार्केट में आवाज आएगी यार ये भी कोई चीज है, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी हो सकता है अंदाजा हो गया ये इम्पोर्टेंट चीज है, हमें इसको अपने पुराने बाला के सामने पेश करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि सेल्फ मेडिफिकेशन सर आजकल हर घर में की जाती है, इवन के दवाई साज कंपनियों ने भी बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड अखबारों में दिया होता है कि सर दर्द करे ये ले लें, पेट दर्द करे तो ये ले लें, और ये आपके लिए सेल्फ मेडिकेशन की बात हो रही है सर कि इस पे माएँ आजकल इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कि वो कोई ना कोई दवाइयाँ दिए रखती हैं। अच्छा सर, एक और आप एक प्रिस्क्रिप्शन अपनी लिख के देते हैं, माँ को, बाप को या फैमिली वालों को पता लग जाता है कि अच्छा पहली दफा ये गया था, दूसरी दफा ये गए थे, तो दवाइयां तो तकरीबन वही हैं। जब भी उनको वो कंप्लेन आती है वो उसी में से दवाइयां देखते हैं तो रिपीट कर देते हैं। ये कितना सेफ है? एक। दूसरा, क्या सेल्फ मेडिफिकेशन से गुर्दों पे असर पड़ता है, या हम जो जनरल खुद दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं सर दर्द की, पट्ठों की या व्हाटएवर कुछ भी, तो गुर्दों पे कितना असर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो सर उसका क्या आप एडवाइस क्या करते हैं? अच्छा, इस पे ना मुझे एक अपने टीचर का बड़ा अच्छा कॉल याद आ गया। अच्छा, वो कहते थे कि पाकिस्तान में इस वक्त 22 करोड़ डॉक्टर फिर रहे हैं। वाह, क्या बात है। 22 करोड़ डॉक्टर। हम सोचते थे 22 करोड़ डॉक्टर कैसे, कहते हर बंदा डॉक्टर ही है, हर बंदा। मुझे पता है, मैंने पीएमडीसी के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त कोई 2,75,000 डॉक्टर हैं सिर्फ 25 करोड़ आबादी। लेकिन हमारे यहाँ उस वक्त 22 करोड़ आबादी थी जब जे हमारे सर ने कॉल छोड़ा था, जी सर, बोला था। तो 22 करोड़ कहते हैं जी डॉक्टर हैं, हर बंदा अपनी तरफ से एक डॉक्टर है, ठीक है। अब फिर वो कहते थे यार कभी आपने ऐसा किया कि पंखे वाले से जाके कार वाले का मशवरा लिया हो, या कार वाले के पास जाके दूध का मशवरा लिया हो, या दूध वाले के पास जाके आपने घर के सीमेंट का मशवरा लिया हो। लेकिन डॉक्टर जब भी आपकी सेहत खराब होती है, कोई जो भी गुजर रहा है, भाई तेरा की ख्याल है, बिल्कुल मैं की दवाई खानी चाहिए, मेरा ख्याल है जी फलां अब्बा जी फलां टाइम पे बीमार हुए सी, ये वाली दवाइयों ने बड़े असर किया, तू एक खा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अब अब्बा जी को हो सकता है कोई और मसला हो, ठीक है, और उनके जो पेशेंट पूछ रहा है उसको कोई और प्रॉब्लम हो सकता है कोरिलेट कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि दवाई असर कर रही है। बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी बेस पे जब आपका अगला सवाल आता है, जो पेरेंट्स सेल्फ मेडिकेशन में जाते हैं तो ये बेसिकली वो अपना नुकसान नहीं कर रहे होते, अपनी नस्ल का नुकसान कर रहे होते। बिल्कुल। अब जरूरी नहीं है, अब आम लैंग्वेज में किसी को बुखार हो गया, पीडियाट्रिशियन ने देखा बच्चे को, उसने कहा जी इस दफा गला खराब है, उसको लगा, बिल्कुल गले के हिसाब से दे दिया। नेक्स्ट टाइम बच्चे को बुखार हुआ, हो सकता है इस दफा उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो। अब वालिदैन तो सोचते हैं जी बुखार क्या है, बुखार की दवाई ये है और हमें चला देनी है तो ठीक हो जाए, ठीक हो भी जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसा रिएक्शन हुआ तो फिर क्या करेंगे?
वो अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी औलाद को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है। सबसे सेफ दवाई के भी साइड इफेक्ट है, पैनाडोल भी अपना साइड इफेक्ट देती है। बिल्कुल। किस उम्र के बाद देनी होती है ये पीडियाट्रिशियन को पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रूफीन जो आजकल घरों में आम पाई जाती है सिरप फॉर्म में, बड़े अच्छे फ्लेवर में अवेलेबल है, ऑरेंज में। जी जी। तो उसके भी साइड इफेक्ट हैं, और किसको पता है, पीडियाट्रिशियन को पता है कि किस उम्र के बाद कितने मिलीग्राम कितने वजन के हिसाब से देनी है। ये अहम बात है, ये अहम बात है। उसके वजन से ज्यादा था, अब क्या होगा, सबसे ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है इनका किडनी पे, किडनी पे, जो पेन किलर्स होते हैं। बिल्कुल। अगर आप उनकी डोज कैलकुलेट किए बगैर देंगे, चूंकि छोटे बच्चों के यूजुअली किडनीज ग्रो कर रहे होते हैं, नेफ्रॉन्स अभी बन रहे होते हैं, आप उनको पहले ही ओवरडोज करके उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने पीडियाट्रिशियन, अपने यूरोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता करें। नाज़रीन, आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि खुद कार दवाइयाँ जो आप खुद ले लेते हैं उनसे बचें। आपको नहीं पता आपका वजन कितना है, कितनी डोज लेनी है। माओ को नहीं पता बच्चा एज क्या है, एज का पता है तो अगर वजन पता नहीं पता कितना है तो कितनी दवाई उस हिसाब से देनी चाहिए। खासकर मेडिकल स्टोरों पे जाके आप उनको मत बताएं मुझे ये तकलीफ है, तो मेडिकल स्टोर ने दवाई बेचनी है, उसने दुकान बनाई हुई है, उसका सेल करना है उसने। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हर साल कितने % या कितने मरीज गुर्दों के मरीज बन जाते हैं? देखें, पाकिस्तान में जो गुर्दों के मरीजों की बीमारी की सबसे बड़ी वजह है ना, वो है डायबिटीज, शुगर के। अब ओवरऑल देखें तो मुख्तलिफ बीमारी की वजह से गुर्दे इफेक्ट होते हैं, लेकिन गुर्दे खराब किस वजह से और होते हैं, वो शुगर है। एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60% जो गुर्दे खराब होने की मेन वजह है वो शुगर है। और सेकंड नंबर पे जो मोस्ट कॉमन डिजीज जो गुर्दों को ख़राब करती है, जिसकी वजह से पेशेंट डायलिसिस पे जाते हैं और अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ओके। तो शुगर इज़ द मदर ऑफ एवरी डिजीज इन द बॉडी। ओके। अब चूँकि हम आज गुर्दे मसाने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो गुर्दे ख़राब होने में भी इसका सबसे बड़ा हाथ है। सर, ऐसे पेशेंट जिनका प्रोस्टेट ज्यादा है या जिनको यूरिन की इस तरह की कंप्लेन है, क्या वो यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या क्या उनको करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्या टेस्ट कराने चाहिए, या इसके सर बारे में जरा लोगों को गाइड करें। अच्छा जी, प्रोस्टेट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, बल्कि मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी, और मेल के जो यूरोलॉजिकल यूरिनरी इफेक्ट्स हैं पेशाब के मसलों में। जी सर। प्रोस्टेट हर मर्द में होता है, सबसे पहले तो ये हर बंदे को पता होना चाहिए। हर मर्द के अंदर प्रोस्टेट होता है, और प्रोस्टेट का रोल प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस बनाने में होता है, जो कि आपके नॉर्मल सेमन में शामिल होता है। ओके, ठीक है। ये प्रोस्टेट फीमेल में नहीं होता? नहीं होता। ओके, ठीक है। तो ये खवातीन या ऐसे लोग जिनके घर में किसी वालिद को पेशाब का मसला है, वो कभी को रिलेट ना करेंगे खवातीन में भी प्रोस्टेट की वजह से। ये बड़े नॉलेज की बात है, बहुत से लोगों को नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2, प्रोस्टेट यूजुअली 50 की एज के बाद ही थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। ओके। जब आपको 50 के बाद पेशाब की थोड़ी थोड़ी अलामत आए, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन टेस्ट होते हैं वो यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन या यूरिनरी रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन आरई कहते हैं जी। और दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड KUB हम कहते हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर जी, विद PMRV, यानी कि पेशाब करने के बाद अब कितना रह गया जी। अच्छा, जो आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई ना कि 80 इयर्स के बुजुर्ग हैं, 85, जिनने टेम्सोलिन ली और ठीक हो गए। जब भी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम यानी कि पेशाब के रास्ते के मसाइल मर्दों में आते हैं, तो फर्स्ट चॉइस हमेशा यही ड्रग ही होती है। अच्छा, ठीक है, ओके। लेकिन इस ड्रग को यूज करने से पहले हम कुछ चीजें असेस करते हैं। मिसाल के तौर पे, आप वो 80 साल के बुजुर्ग आए, उनको पेशाब का मसला था, उनने बगैर किसी टेस्ट के ही दवाई शुरू कर दी और उनने कहा जी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ना उनने अल्ट्रासाउंड करवाया, ना यूरिन का टेस्ट करवाया। अब से अगर उनका मसाना पहले से ही कमज़ोर था
और उसकी कैपेसिटी जो कि नॉर्मल 300-400 ml थी वो 1200 तक चली गई किसी वजह से, प्रोस्टेट की वजह से। और वक्ती तौर पे टेम्सोलिन खाने से उनको महसूस हुआ कि मैं अब बेहतर महसूस करने लगा हूँ। पहले मैं 4 दफ़ा उठता था, मैं 3 दफ़ा उठता हूँ, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो वो अपनी अंडरलाइन डिजीज को इग्नोर करेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब आपके ब्लैडर की डीकम्पनसेशन शुरू हो जाए, या ब्लैडर में स्टोन बनना शुरू हो जाए, या ब्लैडर में पेशाब में खून आना शुरू हो जाए, या गुर्दे में कमजोरी आ जाए प्रोस्टेट की वजह से, तो ये 100% इंडिकेशन होती है कि अब आपने सर्जरी करानी है। अब आपने दवाई नहीं खानी, अब आपने 100% उसको रिमूव करवाना है ताकि आगे का रास्ता खुल जाए, वरना अल्टीमेटली गुर्दे और मसाना में तबाही के अलामात आना शुरू हो जाते हैं। सर इसके साथ साथ पाँव पे, टांगों पे स्वेलिंग हो जाती है। ये तो एडवांस डिजीज हो गई, यानी कि वो इतना एडवांस हो गई कि गुर्दे खराब हो गए। और जब गुर्दे खराब होते हैं फिर टांगों पे, पाँव पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। अब मतलब अब तो काम हाथ से निकल गया। ठीक है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो जस्ट टेक वन एडवाइस फ्रॉम योर यूरोलॉजिस्ट। कि सर मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं, वो आपको 1-2 टेस्ट करवाएंगे, या अगर आपने पहले ही करवा लिए तो साथ लेते जाएं। सर ये मेरे अल्ट्रासाउंड है, ये मैंने यूरिन का एक टेस्ट कराया हुआ है, एक गुर्दों का टेस्ट RFT है जिसमें क्रिएटिनिन यूरिया नजर आता है। बस 3 बेसिक टेस्ट आप साथ लेके जाएं, उससे डॉक्टर को आपको सेकंड विजिट की मोस्ट प्रोबेबली जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक। अल्ट्रासाउंड कोशिश करें किसी मुस्तनद रेडियोलॉजिस्ट से कराएं जो कि डिग्री होल्डर हो, PMDC अप्रूव, जैसे DMRD है, FCPS है, FRCR है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से, अब तो खैर रिवाज आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। पुराने ज़माने में जस्ट 3 महीने की हाउस जॉब के बाद जो डॉक्टर साहब थे वो रेडियोलॉजिस्ट बन जाते थे। बिल्कुल ठीक। उस जमाने में खैर वो समझदार भी होते थे। अब असल में लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब तो कॉपी पेस्ट है, लेकिन वो वैसे नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक। कोशिश करें किसी मुस्तनद रेडियोलॉजिस्ट से अपने एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड कराएं, किसी अच्छी लैब से अपने यूरिन का टेस्ट करवाएं और रीनल फंक्शन टेस्ट कराएं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, किसी भी पेशेंट को या किसी भी नॉर्मल पर्सन को अगर ये देखना हो कि मेरे जो यूरिन ट्रैक्ट वाला जो ये वाला किडनी और ये सारा पोर्शन है, ये इसको देखने के लिए ये हेल्दी है नहीं है, तो एहतियातन क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए अल्ट्रासाउंड समेत? अगर आपने रफ एस्टिमेशन करानी है तो सिंपल सा फार्मूला है, आप एक बॉटल लें और 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट कर लें। बिल्कुल ठीक। उसके आपका कलर से आपको अंदाजा होगा, लाइट कलर है, अच्छा यूरिन आ रहा है, अगर आपकी बॉडी पे कोई सिम्टम्स नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, इसका मतलब है कि आपके गुर्दे फंक्शन सही कर रहे हैं। बाकी डिटेल टेस्टिंग होती है, उसमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा के देख लें कि खुदा ना खास्ता कोई स्टोन तो नहीं है, यूरिन का टेस्ट करा लें, कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। और रीनल फंक्शन टेस्ट करा लें, उससे आपको रफ अंदाजा हो जाता है कि उसके गुर्दे कितना काम कर रहे हैं, बेहतर साफ सुथरी हालत में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपकी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। तो ये 2-3 बेसिक टेस्ट के बाद आप एक रफ एस्टिमेशन। सर इसमें PSA भी कराना चाहिए? PSA देखें, इसमें कंट्रोवर्सी है। अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर पॉजिटिव है तो करा लेनी चाहिए। और HbA1c साथ कराना चाहिए? HbA1c देखें, शुगर जितनी कॉमन हो गई है वो ख्याल में आपको 40 के बाद वैसे ही करा लेना चाहिए कि मैं। अच्छा, इसमें सर CBC कंपलसरी है कि नहीं? CBC का रोल बेसिकली हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हमारे मर्दों से ज्यादा खवातीन में HB की बड़ी कमी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने बच्चे भी पैदा करने हैं, उनके पर मंथ उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी ब्लड लॉस हो रहा होता है, उनकी खुराक भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम यूजुअली मर्द हजरात बेहतर ले रहे होते हैं, तो उनकी ज़रूर देखना चाहिए। उसके लिए हम आपको एक स्पेशल बंदा देंगे, वो आएंगे, माय वाइफ इज हेमाटोलॉजिस्ट, इंशाल्लाह इस पे बात वो करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, नाज़रीन, बात चल रही है यूरोलॉजिस्ट की, बात चल रही है हेल्थ की, बात चल रही है किडनी ट्रांसप्लांट की। हमारे पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने उन लोगों को भी कहते सुना है जो इनके बहुत खिलाफ थे, जो डिफरेंट पार्टीज में थे, और चूंकि काम
बोलता है, काम चीखता है, काम नजर आता है। डॉक्टर साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने स्टार्ट किया पंजाब में, लाहौर में बड़े हॉस्पिटल स्टार्ट किए किडनी के लिए स्पेशली, और आप चूंकि शेख ज़ायद में तशरीफ फरमा है, और मुझे बताइएगा कि आपके पास शेख ज़ायद में कितनी फैसिलिटीज हैं किडनी के लिए, या मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने क्या मजीद सहूलियात को बूस्ट किया है शेख ज़ायद में, या जो बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं यूरोलॉजी में उन्होंने कितना लोगों को फैसिलिटेट किया सर? मैं सबसे पहले कहूँगा कि मोहतरमा हमारी जो मरियम नवाज साहिबा हैं, जो हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं, शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ये बड़ा अहसन कदम उठाया कि किडनी ट्रांसप्लांट को फ्री कर दिया। हमारे जो गुर्दे फेल होने वाले मरीज हैं उनकी तादाद ग्रेजुअली एक अलार्मिंग सिचुएशन में या अलार्मिंग हालत में बढ़ रही है। अब चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट एक महंगा इलाज है, कम से कम 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा एटलीस्ट पड़ता है पेशेंट्स पे, उन्होंने अपने फंड्स रिलीज करके अपने ताउन के साथ इसको बिल्कुल फ्री कर दिया। ओके, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है सर। इनके गरीबों के लिए तो ये एक समझे नेमत है, मैं समझता हूँ। वो गरीब गोरबा जो बेचारे इस बीमारी से रोज गुजर रहे हैं या इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, डायलिसिस के पेन को, तकलीफों को, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे पेशेंट्स जो ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट हैं और किसी वजह से यानी गुर्बत की वजह से या कोई प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ रहे थे या कोई इश्यूज उनको नहीं आने दे रहे थे, अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट की, हम यूरोलॉजी से रेलेवेंट आपसे बहुत सारे सवाल आपने जो बड़ा आसान तरीके से हमें जवाब दिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मज़ीद, चूँकि हम हमेशा बात करते हैं पेशेंट्स की, लोगों की, जो हमारे कमेंट्स सेगमेंट आ रहे होते हैं, लोग बहुत सारे सवालात कर रहे होते हैं, तो आपने एक फेवर हमें ये देनी है कि अगर हमारे लोगों की, नाजरीन की डिमांड हो कि जी आप दोबारा डॉक्टर साहब को बुलाएं, आप फिर एक दफ़ा तशरीफ ले आइएगा, टाइम निकालिएगा। मैं बिल्कुल हाजिर होऊंगा जब भी आप बुलाएंगे। देखें, हमारा काम ही यही है, हेल्थ से रिलेटेड लोगों को गाइडेंस देना और उनको फैसिलिटेट करना। बिल्कुल सर, आप जब भी याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर यू। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ केयर विद इलियास राना में। हम कोशिश करेंगे दोबारा किसी प्रोग्राम में फिर किसी स्पेशलिस्ट को, किसी आपकी चीज़ों को, आपकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए किसी ऐसी शख्सियत को स्टूडियो में मदऊ करें जिसका डायरेक्ट आपसे ताल्लुक हो, आपकी आसानियों के साथ ताल्लुक हो। इलियास अहमद राना को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।